तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने 4th यूनिट तक देख चुके हैं। अब 5th यूनिट जो है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। जो फर्स्ट पेपर है उसका 5th यूनिट है, 5वां यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। अब देखिए दो पोर्शन है, एक मैथ का पोर्शन होता है और एक रीजनिंग का पोर्शन होता है। आपको बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत है, लेकिन बात क्या है कि पहले जो क्वेश्चन आते थे वह बहुत ही मैथ के भी इजी इजी क्वेश्चन आते थे। अब तो बिल्कुल फोकस कर दिया गया है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह जो है आपके टाइम डिस्टेंस। नोट कर लीजिएगा, इसको मैं बता दे रहा हूं। मेन याद रखना, मैथमेटिकल में आपको फ्रैक्शन कभी कभी पूछता है, मेन याद रखना टाइम एंड डिस्टेंस ये जरूर पूछता है, रेशियो पूछता है। अब इसका यूज और भी है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं कि इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपको मैथ में पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप हमसे पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन आप कभी पढ़े तो इसको जरूर फोकस करें। रेशियो जरूर पढ़ लें, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है। परसेंटेज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। केवल यह यहां इस यूनिट में हेल्प नहीं करेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले यूनिट में भी हेल्प करेगा। रेशियो केवल यहां हेल्प नहीं करेगा, अनुपात केवल यहां हेल्प नहीं करेगा बेटा, ये डेटा इंटरप्रिटेशन में भी हेल्प करेगा। तो आपको प्रिपेयर कर लेना है इसको। आप यहां से पढ़ाया जाएगा नो डाउट, लेकिन आप चाहें तो कोशिश करें कि कुछ चीजों को अपने से भी तैयार करते चलें। इस लेवल पे होना आप कि आपके लिए सेल्फ स्टडी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रहेगा, एवरेज जरूर पढ़ लें। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड यूनिट 5 और यूनिट आपका 7 ये दोनों मिले हुए हैं। यदि यूनिट 5 आपका तैयार है तो यूनिट 7 जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब बोलेंगे सर जी हमने तो पढ़ा था, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पढ़ा था, मैथ पढ़ा था, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है या आया ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं बेटा, वो आया है, वो आपका डीआई में आ गया है। डीआई को अभी मैं क्लियर करूंगा, या उस यूनिट को दोनों को एक साथ ले लेते हैं। 5वां यूनिट और 7वां यूनिट दोनों ले लेते हैं। 5वें यूनिट में मैथमेटिक्स सीखना है, आपको गणित सीखना है। क्या सीखना है? प्रॉफिट लॉस सीखना है, परसेंटेज सीखना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीखना है, एवरेज सीखना है। ये कम से कम 4 चीजें हैं जो आपको मैथ में आने चाहिए। और मैं बार बार रिपीट करता हूं बेटा कि यह मत सोचिएगा कि हमारा मैथ बैकग्राउंड तो नहीं है तो हम कैसे करेंगे, या मैथ को छोड़ करके करते हैं तो आप 5 5 10 क्वेश्चन को प्रभावित कर देंगे। तो ये टारगेट बनाइए कि आपको किसी भी कंडीशन में परसेंटेज आपको आना चाहिए, रेशियो आपको आना चाहिए, आपको प्रॉफिट लॉस आना चाहिए, और आपका जो है एवरेज में बात ऑलरेडी बता चुका हूं कि एवरेज भी आना चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए यूनिट 7 की, 6 छोड़ देते हैं हम लोग, सीधा आ जाते हैं यूनिट 5 टू सीधा 7 यूनिट पे आते हैं। तो 5 यूनिट में जो आपका मैथमेटिकल में था एवरेज, टाइम, फ्रैक्शन पूछा गया कभी कभी, बहुत इजी होता है, रेशियो, परसेंटेज, लॉस एंड प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। कई बार इंटरेस्ट और डिस्काउंट से क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इजी चैप्टर होता है। आपको पवन सर भी कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे, कुछ पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल बच्चे की तरह आपको सिखाया जाएगा। तो फर्स्ट जो है 5th यूनिट आपका मैथमेटिक्स है, जनरल मान लिया जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड बोल रहे हैं तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अभिरुचि है। तो मैथ है आपका, मैथ पढ़ना है 5वें यूनिट में। बता दिया हूं कौन कौन याद रखा, अनुपात, समानुपात, एवरेज,
प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, इतना कम से कम तैयार करके रखना है। अब आ जाते हैं 7th यूनिट, जुड़ा हुआ उससे बेटा, इसीलिए मैं 7th यूनिट को ले रहा हूं। डेटा इंटरप्रिटेशन 7th यूनिट है। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब कि आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़े जैसे आप रिसर्च करते हो तो आप आंकड़े कलेक्ट करके लाते हो, या कोई भी आंकड़ा आता है तो एक ग्राफ टाइप का देखे होंगे, दिखाई दे देता है, दंड आरेख, पाई चार्ट बना करके दे देता है कि उससे पता चल जाता है। जैसे इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन का एक सर्कल बना दिया, उसमें हर पार्टी का एक पार्ट बना दिया, इतने परसेंट इतने परसेंट इतने परसेंट, टोटल इतने सीटें थी, इतने इतने परसेंट। आप आइडिया लगा लेते हो कि हाँ यस जो है पार्टी ने इतना परसेंट जो है पोस्ट हासिल किया है, या इतनी सीटें उसने जीती हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन, जो डेटा आपके सामने प्रेजेंट है किस फॉर्म में, चाहे वह टेबुलेशन की फॉर्म में हो, सारणीय, चाहे वह जो है पाई चार्ट के फॉर्म में हो, चाहे बाई डायग्राम, बार डायग्राम के रूप में हो, दंड आरेख के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उसको आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। पढ़ना मतलब यह नहीं मैथमेटिक्स में होता बेटा, पढ़ना मतलब आप उसको एक्सप्लेन कर सके कि हाँ इतने परसेंट मत पड़े, इतने मत वोटर ने वोट डाला, इतने लोग जीते, उस चार्ट को देख करके आप पता लगा सकें। तो डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इजी है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें जो है रेशियो, एवरेज, परसेंटेज और कभी कभी तो प्रॉफिट लॉस का भी यूज होता है। तो यदि मैथमेटिक्स वहां आप छोड़ते हैं तो आप 5 क्वेश्चन यहां गवा देते हैं। अब बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते, बोलते सर जी 5 मैथ ही तो छोड़ के आए थे। मैथ आपको नहीं आता, आपने डीआई छोड़, डीआई आपसे होगा ही। डीआई में 1-2 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो स्टैट्स के हैं, सांख्यिकी के क्वेश्चन है, वो हो जाते हैं, आप पढ़े होते हो, लेकिन वो नहीं हो पाएंगे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन पे डिपेंड करते हैं। तो इसमें जो आपका 7th यूनिट में है, सोर्स, क्वेश्चन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डेटा को कैसे छांटा जाता है, क्या होता है वो देखा जाएगा। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा कौन कौन से होते हैं। देखिए क्वालिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव मतलब कि किसी गांव में कितने लोग हैं, ये हो गया क्वांटिटेटिव। कैसे लोग हैं, लोगों का नेचर कैसा है, बहुत गुस्से वाले लोग घर आते हैं, तो ये क्वालिटी हो गई। तो ये जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे इसको बोलेंगे क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। कोई भी व्यक्ति अपनी सच्चाई बताना नहीं चाहता। तो क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा क्या, क्वांटिटी मतलब होते हैं मात्रा, मात्रात्मक आंकड़े और गुणात्मक आंकड़े। क्वांटिटेटिव मात्रात्मक, क्वालिटेटिव क्वालिटी से बना हुआ गुण से, गुणात्मक आंकड़े। अब हम जब आंकड़ा बाहर से हमको मिलता है या हमारे सामने जब आता है तो आंकड़ा या तो क्वालिटेटिव रहेगा या क्वांटिटेटिव रहेगा। या तो ये लिखा होगा कि गांव में इतने, या इस शहर में इतनी पॉपुलेशन है, इसमें से मेल इतने हैं, इसमें से फीमेल इतने हैं। ये डेटा यदि है तो ये क्वांटिटेटिव डेटा बोलेंगे, इसको मात्रात्मक आंकड़ा बोलेंगे बेटा। और जो आंकड़े क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब मानसिक तनाव से ग्रसित 500 लोग हैं भाई, कैसे लोग हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उनके व्यवहार का अन्य लोगों पे प्रभाव कैसा है, ये सब चीजें जब आती हैं तो इनको बोलते हैं क्वालिटेटिव, गुणात्मक आंकड़े। और गुणात्मक आंकड़ों को आंकड़े के रूप में प्रेजेंट करना और उसके बाद उसको एनालाइज करना बड़ा कठिन काम होता है। लेकिन चूंकि यहां रिसर्च नहीं है, यहां आपको केवल डेटा का प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, उसको एनालाइज करके आपको लिखना रहेगा। तो कभी कभी सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्वालिटेटिव डेटा को किसे कहते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा किसे कहते हैं। तो इसको और डिटेल पढ़ा जाएगा और देखा जाएगा कि कैसे कैसे इस पे क्वेश्चन बनते हैं।
अभी केवल मैं जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको, पेपर में क्या है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या आपको मेहनत करना, क्या मुझे मेहनत करना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसी में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वही ग्राफ आपको दिया जाएगा, बार चार्ट हो जाएगा, हिस्टोग्राम हो जाएगा, पाई चार्ट हो जाएगा, टेबल चार्ट हो जाता है, एंड लाइन चार्ट हो जाता है। देखिए मैप, मैपिंग डेटा जो भी होते हैं, कभी बोल देता है इतने किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो उस टाइप के डेटा भी आ जाते हैं। बच्चे बोलते हैं ये तो सिलेबस में था, है सिलेबस में। तो जो आपका डायग्राम बने होते हैं बेटा, उसमें यदि सारणियां आ जाता है ना, टेबुलेशन टाइप की आ जाती हैं, सारणियां आ जाता है, तो वो थोड़ा सा टफ होता है। पाई चार्ट आसान होता है यदि आपको परसेंटेज आता है, एवरेज आता है, रेशियो आता है, तो पाई चार्ट आपके लिए आसान हो जाता है। दंड आरेख भी आपके लिए आसान हो जाता है, बार डायग्राम भी आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, हिस्टोग्राम भी आसान हो जाता है। लेकिन टेबल चार्ट जब आती है, तो टेबल चार्ट जो है वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि उसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है, छाट नहीं पाता है। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके देखेंगे मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स को दोनों को मिला के, यूनिट 5 और यूनिट 7 को मिला करके पढ़ेंगे हम लोग। यदि 5 यूनिट तैयार रहेगी आपकी, तभी 7 यूनिट आपको अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि वहां भी कैलकुलेशन है और वहां भी डेटा से खेलना है। अब आ जाता है जो लास्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो आपको बता दिया, डेटा एंड गवर्नेंस ये नया जोड़ा गया। डेटा एंड गवर्नेंस, जैसे गवर्नमेंट जो है वो डेटा का यूज कैसे करती है, कोई सर्वे हो रहा है तो उसमें डेटा दे दिया गया, उसको हम लोग समझेंगे। और साथ में जो है थोड़ा सा याद रखना है, स्टैट का पोर्शन है, स्टैट्स जरूर याद रखनी है आपको। स्टैट्स में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मीन, मीडियन और मोड, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट, मीन, मीडियन एंड मोड, माध्य, माध्यिका और बहुल। ये तीनों जो है आपको कई बार इजी क्वेश्चन जब पूछा जाता है, तो देखिए यहां भी पढ़ना ये तो, और ये सोशियोलॉजी के जितने भी है, सोशियोलॉजी वाले ही हैं आज, तो सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कहां पढ़ना है, आपको फर्स्ट सेकंड पेपर में भी पढ़ना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं यहां छोड़ दिए तो वहां भी आपका एक क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा। तो स्टेट्स पता होने चाहिए। मीन, मीडियन, मोड जो है ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, मतलब किसी भी आंकड़े के रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट जो होता है, डेटा जो होता है, जो अंक होता है, वही जो है मीन, मीडियन या मोड कहलाता है। इसको हम लोग बहुत इजीली पढ़ते हैं। यदि आपको किसी भी, जैसे सिंपल एग्जांपल बताता हूं मैं, बहुत डिटेल पढ़ाएंगे हम आपको, कि यदि मीन निकालना है, बोलेंगे ये क्या करता है, केंद्र निकालता है। कि एक भीड़ है, बोलेंगे कौन नेता, कौन नेता, तो एक खड़ा हुआ, हाँ हम इस पूरे जो है ग्रुप के नेता हैं भाई। तो वो पर्सन उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। सेम इसी तरह से जो ये अंक होता है, मीन, मीडियन और मोड का जो अंक होता है, यह पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, सेंटर में होता है। तो फिर अंतर क्या है, अंतर है जल्दी में। जैसे माध्य आपसे पूछा जाए कि किसी क्लास का कोई अचानक आपके यहाँ चेकिंग करने आया, आप जो है आप क्लास में बैठे हो और पूछता है कि ये बताइए सर कि आपके यहाँ जो बच्चों का क्वालिफाइंग परसेंटेज है उसका एवरेज बता दीजिए, या उसका बोलेगा थोड़ा सा एक मोटा मोटी बताइए कि कितने परसेंट बच्चे हमारे पाए। भाई चलिए, किसी बच्चे ने 60% पाया हुआ, किसी ने 50% पाया हुआ, किसी ने 30% पाया हुआ, किसी ने 70% पाया हुआ, 80%। अब जब आपको को निकालना हो और एथेंटिक डेटा निकालना हो, बिल्कुल सटीक निकलेगा, तो वह जो है हम क्या करेंगे, सभी के परसेंटेज को जो मार्क्स पाए हैं उनको जोड़ देंगे और उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो माध्य निकल के आ जाता है। तो वह माध्य जो निकला है वो क्लास का रियल प्रेजेंटेटिव हो जाएगा। लेकिन इसमें टाइम लगेगा। अब व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं हमको जल्दी पता करके बताइए, तब हम माध्यिका भी निकाल सकते हैं। माध्यिका निकालने क्या है, सबके अंक जो बच्चे पाए हैं उनको या तो
इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दीजिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दीजिए, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा दीजिए। 30, 35, 40, 50, 60, 80 कोई बच्चा पाया, 90 पाया, और उसमें से जो बीच में है उसको निकाल लीजिए, वही अंक जो है उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और इस टाइप के आंकड़े को बोलेंगे माध्यिका। सेंट्रल टेंडेंसी ये भी है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ये भी है बेटा, लेकिन यह जो है जल्दी निकाल गई, इसको जोड़ना घटाना नहीं पड़ा, क्रम से सजाया और बीच वाले को निकाल दिया, चाहे उल्टा सजाया चाहे सीधा सजाया, मतलब किसी को आरोही क्रम में सजाया या अवरोही क्रम में सजाया, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया, उसमें से बीच में से जो डेटा निकल के आ जाएगा, जो आंकड़ा निकल के आएगा, बीच वाला जो अंक है वही जो है माध्यिका कहलाएगा, मीडियम कहलाएगा। अब आए कि और जल्दी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ये इससे एथेंटिक मीन है, माध्य है, और माध्यिका जो है बहुलक से एथेंटिक है। कैसे? बहुलक आया तो फट से पूछेगा जल्दी बताओ, 30 सेकंड टाइम है, तो फट से देखा नंबर पूछो, बचाओ, बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं सर जी मेरा 30 है, मेरा 40 है, 50, उसमें देखा कितने बच्चों का एक ही नंबर है। अब मान लीजिए कि 40 नंबर ज्यादा बच्चों ने पाया है, 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से 25-30 बच्चों ने 40 नंबर ही पाया है, तो जो सबसे ज्यादा बच्चे पाए हैं उसी को आंकड़े को निकाल लेंगे और वह बोल देंगे सर जी हमारे क्लास का रिप्रेजेंटेटिव मार्क्स जो है वो 40% है। तो बहुलक इसको बोलते हैं, बहुलक। सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है? मैथमेटिकल टर्म्स हम लोग बाद में समझेंगे, बिल्कुल व्यवहारिक समझिए। तो स्टेट्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहां भी काम करेगा, कभी क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट पेपर में भी, और सेकंड पेपर में तो पक्का आता ही आता है। कभी पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? रट लो भैया, लिख लो। मध्य, माध्यिका, बहुलक, इन तीन को छोड़ करके जो भी है वो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। यही तीन हैं, मीन, मीडियम एंड मोड। यही तीन हैं जो क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। क्लास समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रही है? उषा जी ठीक। कहां मिस्टेक होता है ये आप लोग देखना है, क्योंकि यहीं से हमको मजबूत करना है। जिसका मैथ स्ट्रांग, जिसका स्टैट्स स्ट्रांग, वो 2 यूनिट यहां और 1 यूनिट सोशियोलॉजी में लीड करेगा, बता रहा हूं मैं। मतलब कि कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन आप लीड करेंगे मैथमेटिक्स, यदि आपके हाथ में आ जाती है। और जेआरएफ के लिए 15 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। 15 में से यदि आप 10-12 भी कर ले गए तो आप जो है बहुत करीब पहुंच जाएंगे। तो इसको 15 छोड़ दिए तो 15 गुना का 30 होता है, 30 मार्क्स से आप पीछे हो जाए। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। सोशियोलॉजी वालों को तो बिल्कुल अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि वहां भी पूछा जाता है डीआई और यहां भी पूछा जाएगा, वहां स्टैट्स को टारगेट करके किया जाता है। तो नेक्स्ट आते हैं, तो 5 यूनिट और 7th यूनिट में हम लोग का क्लियर हो गया। ये टोटल मैथ से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेटेड है, मैथ ही है या इससे इनडायरेक्ट रिलेटेड है। इतना आसान जितना लग रहा है उतना होता नहीं है, लेकिन हाँ यदि 2-2.5 महीने एक एक 1.5 घंटे भी मैथ के लिए आप देते हैं तो आप जो है 15 क्वेश्चन पे आसानी से कमांड कर लेंगे। और फ्यूचर में रिसर्च करते हैं या जो रिसर्च कर रहे हैं उनको कभी भी किसी दूसरे की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी, वो आसानी से अपने डेटा को कलेक्ट भी कर सकते हैं, उसको फ्रेम भी कर सकते हैं और उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो यही सब कुछ सीख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, एक यूनिट है आपका, 5th हो गया था, 6th यूनिट जो है छूटा था, एलआर का। एलआर मतलब लॉजिकल रीजनिंग। ये भी 5 क्वेश्चन का होता है, लेकिन कभी 3 से 5, 7 के बीच में आ जाता है। अब चूंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एनटीए से पहले जो है फिक्स होते थे 5-5 क्वेश्चन, तो आपके हर पोर्शन से आते ही आते थे, ठीक है। 10 यूनिट है,
5 5 आए, कितने क्वेश्चन हो गए? 50 क्वेश्चन। लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा अलग है। जैसे अब मैं बात आपको टीचिंग एप्टीट्यूड बताया था, अभी जो 2021 वाला पेपर हुआ था उसमें लगभग 11 से लेकर के 13 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के थे, सबसे ज्यादा। 2 यूनिट मान लीजिए कवर कर दिया। अब टीचिंग एप्टीट्यूड को सामान्यतः जो बच्चे साइकोलॉजी से जिसका लगाव नहीं है, मनोविज्ञान से जिसका लगाव नहीं है, कहीं कभी भी मनोविज्ञान नहीं पढ़ा है, तो सामान्यतः टीचिंग एप्टीट्यूड वाले चैप्टर को छोड़ देता है या थोड़ा बहुत स्टडी कर लेता है, फैक्चुअल रट लेता है। तो उनकी 11 से 12 क्वेश्चन कम हुए होंगे और खिसक करके यदि वो 40 पहुंचने वाले होंगे तो 20 पे आगे होंगे। मैं हर क्लास में बताता हूं कि जितने भी मेरे जेआरएफ बच्चे हैं वो फर्स्ट पेपर में लीड किए हैं, तभी वो जो है सेकेंड पेपर को आसानी से करते हुए जेआरएफ तक पहुंचे हैं। और जो फर्स्ट पेपर को हल्के में आप देख लो 25-30 तक पहुंचोगे आप, तो आपको सेकेंड पेपर में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 10 क्वेश्चन आपको वहां लीड करना पड़ेगा और वहां सबको आता है, इसमें लीड कर सकते हो। तो फर्स्ट पेपर पे आपको फोकस करना ही करना है। 50 क्वेश्चन है, इग्नोर नहीं किया जा सकता। साथ में सेकेंड पेपर को भी बहुत विशेष ध्यान देना है। अब आते हैं तो जो एलआर है, एलआर रीजनिंग, इसको शॉर्ट में लोग रीजनिंग बोल देते हैं, रीजनिंग है लेकिन लॉजिकल रीजनिंग है, तार्किक रीजनिंग को बुद्धि क्षमता बोलते हैं जो भी है। हाँ, तो बुद्धि क्षमता जो लॉजिक पे आधारित है उस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। जैसे दिया गया है किसी फॉर्मल और इनफॉर्मल फैसिलिटी आदि को जो समझना, कैटेगरीज को समझना, ठीक है, इवैल्यूएशन एंड डिस्टिंग्विशिंग, सिर्फ छोटी छोटी चीजें हैं, उसको आप परेशान मत होइए। वेन डायग्राम याद रखिएगा, ये आसान होता है। और वेन डायग्राम जो है 2 प्रकार के बनाए जाते हैं, एक रिलेशन बेस्ड होता है, मैं आपको मैं ही पढ़ाऊंगा वेन डायग्राम वाला पोर्शन, आपको एलआर का लगभग कुछ पोर्शन मैं ही पढ़ाऊंगा। तो एलआर का जो है वेन डायग्राम वाला पोर्शन होता है वो डेटा इंटरप्रिटेशन जैसा ही होता है। 2 प्रकार के होता है, एक तो 3 व्यक्तियों का दे दिया जाता है उसमें जो रिलेशन बताना होता है, और एक बेटा दे दिया जाता है कि रिलेशन दिया होता है उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो वेन डायग्राम देखेंगे सिंपल एंड मल्टीपल, ठीक है। और उसके बाद जो है बहुत शब्द स्ट्रगल ऑफ काइंड ऑफ, ठीक है, ब्लड ब्लड रिलेशन को देखना है, क्योंकि एलआर में कभी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता है रीजनिंग में, और वो उससे क्वेश्चन आता है और बच्चे गलत कर देते हैं। तो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, वेन डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। और एनालॉजिस होते हैं, ये क्या होते हैं कि जैसे कथन और कारण होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन, आजकल सोशियोलॉजी में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने लगे। तो ये यहां यदि हम लोग क्लियर रहेंगे तो वहां भी क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। बोला स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, अनुमान लगाने का, ये तर्क पे ही आधारित होता है। यदि हमको अनुमान लगाना हो कि हमारे कौन से बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई करें, कौन से नेट करेंगे, तो हम लॉजिक देखेंगे ना भाई, कौन ज्यादा मेहनत करता है, कौन क्लास में रेगुलर रहता है, तो लॉजिकल है। तो अनुमान भी किस पे आधारित? लॉजिकल। ये देखेंगे हम लोग, एक एक देखेंगे। जैसे होता है तर्क कथन होता है, तर्क पूर्वाधारणा होती है, कथन पूर्वधारणा। पूर्वधारणा मतलब क्या? पूर्वधारणा मतलब होता है कि पहले से ही आप कोई धारणा बना के बैठे हुए। जैसे मैं सीधा बोलूं कि मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये मैसेज मैंने डाल दिया, सपोज करिए यूजीसी की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो इस स्टेटमेंट को बोलने से पहले मेरे अंदर कुछ धारणाएं होंगी। ऑनलाइन लोग क्लास लेते हैं, ऑफलाइन क्लास लेते हैं, तभी तो मैं डाल रहा हूं मैसेज। बच्चे जो है वह यूजीसी के बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे इंटरेस्टेड हैं, ये सभी चीजें सोच करके मैंने वो स्टेटमेंट लिखा है। तो कोई भी स्टेटमेंट यदि है तो उसका मेन पूर्व धारणा क्या, क्या सोच करके आदमी ने वह स्टेटमेंट दिया है, उसी को पूर्व धारणा कहते हैं। तो ये 5 चैप्टर हैं जो इसमें एलआर में इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं ही पढ़ाऊंगा। कथन, तर्क, कथन, निष्कर्ष, कथन, पूर्व धारणा,
कथन और एक जो तर्क है, प्रबल और दुर्बल तर्क होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे एलआर। आसान है, जब आप पढ़ने लगेंगे तो आसानी से समझ में आने लगेगा, उसके लिए परेशान नहीं होने की जरूरत है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, 7th यूनिट हो चुकी है, हमने आपको पढ़ा दिया है, डेटा इंटरप्रिटेशन है। 8th यूनिट जो है वो कल हम लोग चर्चा किए थे थोड़ा सा, लेकिन इस पे फिर से कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। आईसीटी क्या है और आज आईसीटी का क्या योगदान है? आईसीटी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि आज आईटी का ही दौर है। हम लोग क्लास कर पा रहे हैं और दूर रहते हुए दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये आईटी की देन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की देन है। लेकिन अब इसमें जोड़ दिया है इंफॉर्मेशन केवल टेक्नोलॉजी नहीं, आईटी नहीं, सी भी जोड़ा है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन होना चाहिए, डेटा का आदान प्रदान होना चाहिए, कोडिंग होनी चाहिए तो उधर से डिकोडिंग भी होनी चाहिए, मैंने बताया था आपको। तो इसमें सोर्स, इक्वेशन एंड क्लासिफिकेशन, आप जो है आपका डेटा, आईसीटी का जनरल टर्मिनोलॉजी क्या है उसके, आईसीटी के बेसिक ऑफ इंटरनेट। देखिए हम लोग जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं आईसीटी में, हम इंटरनेट का बोल रहे हैं, नेटवर्क थोड़ा सा इश्यू है सर, तो नेटवर्क इश्यू है तो उसको जानना क्या होता है। आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, कोई भी ऑब्जर्व कर सकता है कभी जरूरत पड़ने पे, तो एक एड्रेस होता है आईपी एड्रेस, पूछा गया कई बार, आईपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये टर्म इंटरनेट से जुड़े हुए नेटवर्क क्या होता है, साइबर क्या होता है, सर्वर क्या होता है, कैसे एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होता है, नेट क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इंटरनेट का पढ़ेंगे। उसके बाद ईमेल हम लोग भेजते हैं, सब लोग भेजते हैं और ईमेल रिसीव करते हैं, लेकिन उसमें कौन कौन सी फीचर हैं वो हमको पता नहीं होते। सीसी होता है, देखे होंगे। तो सीसी का मतलब क्या है? उसके बाद आप इनबॉक्स वाले इधर कॉलम में देखेंगे तो एक क्या होता है, थ्रैश होता है, स्पैम होता है। स्पैम तो कई बार पूछा गया है और कई एग्जाम में पूछा गया, स्पैम क्या है? जो मैसेज आपसे डायरेक्ट जुड़ा नहीं है और आप पे जबरदस्ती भेज दिया गया है, वो स्पैम होता है। तो कहने का मतलब है कि देखा जाएगा कि ईमेल आप यूज तो कर रहे हैं, उसको समझते हैं क्या? कुछ नहीं करना। इसी ऐप में मैं आपको एक ईमेल खोलूंगा, स्क्रीन शेयर करूंगा, एक एक चीज बताता चला जाऊंगा, आपको याद हो जाएगा, वही क्लास में ही याद हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल निश्चिंत रहे। तो ये है आपका ईमेल। ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आजकल जो है सेमिनार बहुत पुरानी चीज हो चुकी है, आजकल वेबिनार हो रहा है वेबसाइट के थ्रू। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आजकल कोई भी जो है, पहले क्या होता था, देखिए पहले मोबाइल में केवल काम भर बात किए काट देते थे, बस ज्यादा नहीं बात करना, केवल काम की बात करते थे, क्योंकि पैसा, इनकमिंग का भी पैसा लग रहा है, आउटगोइंग का भी पैसा लग रहा है, तो वह थोड़ा सा बात करते थे काट देते थे। उसके बाद क्या हुआ, फ्री आया, 400 डलवाओ 500 डलवाओ अनलिमिटेड फ्री करो। शुरू में रिलायंस आई थी, उसके बाद फिर यूनियन आ रहा है, दुनिया भर की कंपनी अपना फ्री देने लगी, 1000 कराओ, फ्री की बात करो, इतना बात करो, तो लंबा बात होने लगा, लोगों को इंटरेस्ट, तो जो क्लोज होते थे उनसे हम लंबी बातें करते थे। आज सबके पास फ्री वॉइस कॉल है, हर व्यक्ति के पास, लेकिन किसी के पास बात करने का समय नहीं। मुश्किल से 5 6 साल 10 साल का अंतर आप देख सकते हैं, लेकिन आज हम वीडियो कॉल करना पसंद करते हैं, फेस देखना पसंद करते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, वीडियो से एक दूसरे से जुड़ कैसे रहे हैं। आजकल साइबर क्या बोलते हैं आपका, ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जा रहे हैं, गांव गांव को जोड़ा जा रहा है, पंचायत को जोड़ रहा है, गुड गवर्नेंस हम लोग पढ़ेंगे, एक पूरा आपका यूनिट में है पॉइंट्स, और पॉलिटिकल साइंस में तो डिटेल पढ़ना है।
तो गवर्नेंस जो है आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू की जा रही है। मैक्सिमम मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू की जा रही है। और क्लासेस की तो आप जानते ही हैं, कितनी क्लासेस हैं जो ऑनलाइन चल रही हैं, और वो किसकी देन है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। तो इसके बारे में जानना चाहिए, क्या है, इसकी क्या टेक्नोलॉजी है, बेसिक इंफॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए बेटा कि नहीं? बेसिक इंफॉर्मेशन तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, आप नेट क्वालिफाई करने जा रहे हैं, जेआरएफ करके पीएचडी करेंगे, आपको इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो फ्यूचर है वो आईटी का ही है। आईटी के बिना सपोर्ट के आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये माना जा रहा है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट जो है आपका यूनिट हो जाता है आईसीटी। और लास्ट में मैंने बताया था डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। आजकल डिजिटल लाइब्रेरी आ गई है हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षण संस्थानों में। इसका कहां इस्तेमाल हो रहा है डिजिटल चीजों का? आप देखिए, आपके पास डिजिटल लाइब्रेरी है, आप आगरा यूनिवर्सिटी में बैठ करके और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में जो किताबें हैं उनको पढ़ सकते हैं। आपको भाग के जाने की जरूरत नहीं है। हमको याद है कि हम लोग को डेटा जब कुछ कलेक्ट करना होता था, चार 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 पांच पांच लाइब्रेरियों का सहारा लेना पड़ता था। 2 दिन पता चला कि किसी दूसरे लाइब्रेरी में बैठे हैं, 2 दिन किसी और दूसरे लाइब्रेरी में बैठे हैं। वो लाइब्रेरी नहीं भाई जो प्राइवेट सेक्टर में खुले हुए हैं, जो आपके पढ़ने के लिए हैं केवल। मैं उस लाइब्रेरी की बात कर रहा हूं जहां बुक्स, थीसिस, सिनॉप्सिस ये सब स्टोर की गई हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो आपको कई यूनिवर्सिटी से छाटना, आज आपको छाटने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक क्लिक किया और आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को एक्सेस कर लिया। बहुत आसान है। तो ये चीजें कैसे हो जा रही, ये हमें जानना चाहिए। तो ये फ्यूचर है आईसीटी। और लास्ट मैंने आपको बताया था आईसीटी एंड गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शासन को चलाने में कैसे किया जा रहा है आप बेहतर जानते हैं। आज कोई भी होता है, व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, सारा मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं, रातों रात पता चल गया हाँ भाई हमारी ड्यूटी यहाँ है, हमारी ड्यूटी यहाँ, हमारी ड्यूटी यहाँ, हमारी ड्यूटी यहाँ है। पहले क्या होता था, सबका लिस्ट मैनुअल तैयार किया जाता था, उसके बाद लिस्ट निकाले जाती थी, अधिकारी का मोहर लगता था, फिर वो पोस्ट किया जाता था, फिर वहां पहुंचता था। नहीं तो फोन से बोल रहे भाई इनकी इनकी ड्यूटी लगा लो, आज सेकेंडों में ड्यूटी लग गई। तो कहने का मतलब है कि पूरे गवर्नमेंट जो है वो किस पे, डिजिटल पे काम कर रही है, और डिजिटल आईसीटी के थ्रू जो है वो इसको कंट्रोल भी आसानी से करेगी। तो हायर एजुकेशन में भी जरूरत हो रहा है वेबिनार का कॉन्सेप्ट, हायर एजुकेशन में है। और लास्ट में गवर्नमेंट को चलाने में भी आईसीटी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आईसीटी को हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार, और गवर्नमेंट से कुछ प्रोजेक्ट हैं, जो कुछ उसके पॉलिसी हैं या कुछ भी उसके हैं, उससे रिलेटेड आईसीटी को जोड़ करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो लास्ट से पहले, हाँ लास्ट वाला देखिए 9th यूनिट है, क्योंकि आज इसको कंप्लीट करना है, 2 पार्ट्स में बस है। तो फर्स्ट आपका है 9th जो है वो पीपुल, डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। इसमें 3 चीजें शामिल की गई हैं, व्यक्ति, विकास और पर्यावरण। व्यक्ति जुड़ा हुआ है विकास से। आज सबसे तेजी से डेवलपिंग कंट्री जो है वो हम है, सबसे तेज से हम विकास में सबसे आगे हम चल रहे हैं इस समय, बहुत तेजी से हम ग्रोथ कर रहे हैं, हर क्षेत्र में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे आप किसी भी फील्ड की बात करते हैं। तो इंडिया जो है बहुत तेजी से क्या कर रहा है, और इंडिया ही नहीं वर्ल्ड के सभी कंट्रीज तेजी से विकास करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। तो तेजी से विकास करेंगे तो इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट पड़ेगा। जब पहाड़ों पे आप क्या करेंगे, विकास करेंगे, तो पहाड़ प्रकृति प्रभावित होगी तो आपको प्रभावित करेगी। जब फैक्ट्रियां लगेंगी तो वातावरण दूषित होगा। जब अत्यधिक वाहन चलेंगे,
सस्ता लोन मिलेगा, सबके घर में चार चाहिए, अब 4 व्हीलर होगा तो प्रदूषण फैलेगा। गर्मी प्रचंड पड़ रही है, सब लोग झेलना नहीं चाह रहे हैं, एसी लगेगा, प्रदूषण बढ़ेगा। तो कहने का मतलब हम व्यक्ति और विकास ने मिल करके पर्यावरण को प्रभावित किया है और पर्यावरण ने हमको प्रभावित किया है बेटा। तो इसका मतलब है कि हमको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को समझना जरूरी है। मनुष्य की सोच, एसडीआई, मनुष्य का विकास, सोशियोलॉजी में भी पढ़ेंगे और यहां भी पढ़ेंगे। दूसरा, विकास कौन कौन से हैं और फिर वो विकास जो है पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। कूलिंग सिस्टम जितने भी लग रहे हैं वो किस प्रकार से सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को तेजी से बढ़ा रहे हैं और ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है। हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट पढ़ना है, इसमें मेन फोकस किया है डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, सतत या धारणीय विकास। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सतत एवं धारणीय विकास। धारणीय विकास होता हुआ बेटा कि हम विकास तो करें लेकिन आने वाले जनरेशन को ध्यान में रखकर करें कि वह भी जो है आम का पेड़ देख सके, वह भी जो है शेर देख सके, उसको इंटरनेट पे स्क्रॉल करके ना देखना पड़े, या हमको अपने बच्चों को यह ना दिखाना पड़े बेटा शेर भी होता है, पहाड़ भी हुआ करते थे बेटा, कोयला भी हुआ करता था, नदियां भी होती थी। ये इनको बचाते हुए यदि आप विकास कर रहे हैं तो उस प्रकार के विकास को धारणीय विकास कहा जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है जी? कोई तो रिस्पॉन्ड करें। यस सर। ना समझ में आए पूछो बेटा, जहां डाउट लगे थोड़ा सा, अभी हम लोग केवल इंट्रो पे चल रहे हैं, लेकिन ना समझ में आए तो पूछिए आप लोग जो ऑनलाइन उपलब्ध है। अब देखिए उसके बाद जो है ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन। नो डाउट व्यक्ति है तो प्रकृति से टकराएगा ही, और टकराएगा तो या तो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा या निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। हम जंगल में गए और एक झोला जो है बैग में हम बीज लेके गए और उधर स्प्रेड करके आए तो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। हम 2-4 मशीन ले गए और काट करके वन को ले आए तो निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो हमारे और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन में पॉजिटिव और निगेटिव इंपैक्ट पड़ते रहते हैं। तो वो कौन कौन से हैं उसको पढ़ना है, ठीक है। इंपैक्ट हमारा इन्वायरमेंट, हमारी एक्टिविटीज जो भी हम काम कर रहे हैं, रेडिएशन से क्या इंपैक्ट पड़ेगा पृथ्वी पे। ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इतनी फैक्ट्रीज है कि NO2 और SO2 निकल ही रहा है। अब निकल रहा है बेटा तो ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड निकल ही रहा है, तो टेम्परेचर तो पृथ्वी का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलेगा तो क्या होगा, बाढ़ आएगी और पानी जो है, जो मीठा पानी है वो कहां जाकर चला जाएगा, खारे पानी में मिल जाएगा समुद्र में। और समुद्र में जितने छोटे 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 द्वीप होंगे सब डूब जाएंगे। 70% पानी है भाई पृथ्वी पे, पृथ्वी को डुबाने के लिए काफी है। तो कहने का मतलब है कि हमको इन्वायरमेंट पे, हमारी एक्टिविटीज से इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उस एक एक चीज को हम लोग देखेंगे। और उसके बाद है इन्वायरमेंटल इश्यूज, कौन कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे कौन से हैं, ग्लोबल मुद्दे कौन से, ग्लोबल जैसे ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल मुद्दा है, ओजोन परत का क्षरण होना यह ग्लोबल मुद्दा है, वैश्विक मुद्दा है, इसके लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड, हर उत्पादन से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, चाहे विद्युत उत्पादन कर रहे हैं चाहे किसी भी, तो सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है, विंड एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। सोलर एनर्जी के लिए तो मैं तो आश्चर्य, मैं अपने बच्चों को बताते हुए गर्व महसूस करता हूं कि भारत में भी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है, ISA का। जबकि जितना भी हम लोग अंतरराष्ट्रीय संगठन पढ़ते हैं बेटा, इंटरनेशनल
ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं उसमें सभी का मुख्यालय या तो यूरोप में है या अमेरिका में है, मैक्सिमम का। आईएसए का हेडक्वार्टर बनाया गया कहां? दिल्ली, गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया और गठन करके पूरा जो है भारत जो है जितने भी इक्वेटर पे रहने वाले कंट्रीज हैं आसपास के, उन सबको एकजुट किया और आज जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम तैयार कर रहे हैं सोलर सिस्टम को। आप देख रहे हैं इंडिया में कितना, जो अभी जस्ट जो है गुजरात में मेगा सोलर प्लांट लगाया गया है, रन ऑफ कच्छ में। ये सब इन्वायरमेंट से जुड़े क्वेश्चन है, इश्यूज है, इसको आपको पढ़ना है, इसको समझना है, क्वेश्चन यहां से बनेंगे। ठीक है, कुछ जो है योजनाएं हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इनको पढ़ना पड़ेगा। रियो सम्मेलन है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हर चीज को देखेंगे। उसके बाद है एयर पॉल्यूशन है, कैसे बढ़ रहा है हम देखेंगे, इसका रीजन, इसका उपचार क्या है। वाटर पॉल्यूशन में क्या है? वाटर पॉल्यूशन में दो ही पूछा जाता है मैक्सिमम, एक फ्लोरोसिस और एक फ्लोराइड और एक आर्सेनिक। ये दो मुख्य हैं जो वाटर पॉल्यूशन में योगदान देते हैं, जो भूमिगत जल से हम निकालते हैं तो वहां ये पाए जाते हैं। गंगा के जल में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी और यमुना के जल में आपको फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी। इसीलिए वहां पर फ्लोरोसिस नाम का रोग होता है। यमुना किनारे रहने वाले शहरों में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है, हड्डियों में कमजोरी होती है और आपका ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। जो गंगा किनारे रहने वाले हैं, यहाँ आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होती है। तो वो सब चीज को हम लोग देखेंगे कि किस एयर, जो वाटर पॉल्यूशन है उससे क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इसको देखेंगे। नॉइस पॉल्यूशन आज सबसे ज्यादा है, और उसके बाद सॉइल पॉल्यूशन, वेस्टेज कौन कौन से हैं, और मैंने एक बताया था लाइट पॉल्यूशन। आजकल हम जो है जंगलों में, हाईवे पे इतने लाइटिंग कर दिए हैं कि कुछ नेचर के जो कीड़े मकोड़े छोटे से हैं या कुछ जानवर ऐसे हैं जो लाइट में नहीं रहते, तो वो क्या हो रहा है, उनके लिए दिक्कत हो रहा है और उनकी प्रजाति धीरे 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 विलुप्त हो रही है। तो ये लाइट पॉल्यूशन है। हमको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जब हम जाएं तो जो भी फॉरेस्ट एरिया है उधर नाइट की जो लाइटिंग है उसको बंद कर देना चाहिए शाम को, ताकि उनकी भी कुछ प्राइवेसी बनी रहे, वो बढ़ते रहें। बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, उसके लिए फिर IUCN की डेटा देखा जाएगा, रेड डेटा सूची देखा जाएगा क्या होता है, सब कुछ पढ़ना है बेटा हम लोग को। उसके बाद इंपैक्ट ऑफ पॉल्यूटेड ऑन ह्यूमन हेल्थ, और हमारे जो पॉल्यूशन है उसके कारण हेल्थ कितना, देखिए आज कितनी बीमारियां हैं। जो कोविड है आया है, ये भी तो एक प्रकार का क्या है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल का डिस्टर्बेंस के कारण ही पैदा हुआ है, चाहे जहां से भी पैदा हो। तो इसको याद रखना, हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर और फॉरेस्ट, इसको देखा जाएगा। अभी जस्ट जो है आपको हाइड्रो कार लॉन्च हुई है, हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, और हम लोग सोलर कार भी लॉन्च करने वाले हैं। तो सोलर प्लेट के थ्रू जो है कार चलेगी, सोलर के थ्रू चलेगी, तो आसान हो जाएगा, कार्बन का उत्सर्जन कम होगा, तो जो है टेम्परेचर धीरे धीरे पृथ्वी का कम होगा, नॉर्मल होगा, नेचुरल होगा। तो उसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उसको देखा जाएगा। और उसके बाद कुछ डिजास्टर है नेचुरल, जैसे भूकंप आ जाना, ज्वालामुखी फट जाना, उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है उसको देखा जाएगा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उससे पहले 1972 पढ़ेंगे, उसके बाद 72 पढ़ेंगे, उसके बाद 80 पढ़ेंगे, 80 के बाद 1986 पढ़ेंगे। क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं इसमें पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए और कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, इस सारी चीजों को हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ लेंगे। इसी में दे रखा क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस जोड़ दिया गया है, पहले नहीं था, 18 में ही आया है, तो जोड़ दिया गया इसको। तो सोलर, इन सबको डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, और यहां से क्वेश्चन जो करंट में मीटिंग होती है उसी से क्वेश्चन उठा के पूछ दिया जाता है।
तो एक साल में होने वाली इनसे रिलेटेड जितनी भी मीटिंग होंगी उनमें क्या क्या चीजें फिक्स की गई हैं वो पढ़ लेंगे तो 5 से 10 क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे क्लियर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट लास्ट यूनिट है 10th यूनिट, वो है हायर एजुकेशन सिस्टम। अब हम हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर नेट क्वालिफाई करना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, हायर एजुकेशन में जाना है, तो आपको हायर एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसा रहा है भारत में इसके बारे में जानने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले जो हायर लर्निंग एजुकेशन और एंशिएंट इंडिया में प्राचीन समय में हायर एजुकेशन कैसा था, प्राचीन समय में हायर एजुकेशन कैसा था इसको जानना जरूरी है। स्टार्टिंग में गुरुकुल सिस्टम था जहां सब कुछ पढ़ाया जाता था लेकिन मीडियम संस्कृत थी भाई। आज एक एक जो है वो क्या है सब्जेक्ट के रूप में निकल आया। नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला विश्व की सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी तक्षशिला, भारत की सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका अभी जो है हमने फिर से उसको क्या किया रिकंस्ट्रक्ट करके और उसको जो है वहां पे पढ़ाई शुरू हुई है। तो यहां पर पहले एजुकेशन हायर एजुकेशन होता था, मैं कई बार बोलता हूं बेटा कि स्नातक बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, लेकिन आज स्नातक का जो स्तर है वो सही नहीं है। एंशिएंट टाइम में स्नातक जब चलता था तो राजा जो है अपना रथ साइड में कर लेता था कि ग्रेजुएट आ रहा है, उसके पास हर चीज का नॉलेज है, साइड कर देते थे, हटो हटो भैया ग्रेजुएट आ रहा है। आज का पीएचडी चला है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में गिरावट आई है, एजुकेशन लेवल में गिरावट आया है, और वह गिरावट क्या है उसको भी देखेंगे, और एंशिएंट में कैसा एजुकेशन सिस्टम था उसको देखेंगे। उसके बाद मूल्यांकन क्या होता है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में मूल्यांकन का एजुकेशन का सिस्टम क्या था वो टोटल देखेंगे। स्किल बेस्ड एजुकेशन आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको पढ़ना जरूरी है, उससे एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा और ये सपोर्ट करेगा क्यों आज स्किल्ड एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है। अब हर बच्चे को, जैसे मैं एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के एक बहुत अच्छा फंडा है ग्रेजुएशन सिस्टम पे उसने किया कि यदि आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं और फर्स्ट ईयर पास कर लिए तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि यू कंप्लीटेड फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर। आप फर्स्ट ईयर क्वालिफाई करके तो एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और उसके बाद आपके यहां कोई फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है या आप सक्षम नहीं आगे पढ़ने के लिए, आपको अर्निंग करने की जरूरत है, तो आप जा करके कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो सर्टिफिकेट से। और कोई भी बिजनेस स्टार्ट करके 2-3 साल बाद आपको फिर फेम महसूस होता है कि नहीं चलो फिर से बीए करते हैं, फिर से सेकेंड ईयर करते हैं, तो उस सर्टिफिकेट के थ्रू आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा किसी भी यूनिवर्सिटी में। जरूरी नहीं उसी में जाएंगे, उसी कॉलेज में जाएंगे। उसके बाद जब आप सेकेंड ईयर क्वालिफाई करते हो तो आपको डिप्लोमा पकड़ा दिया जाएगा, और फिर आप जहां तो फिर मुक्त हो, फिर जाकर के घूम सकते हो, फिर जितने साल बाद मन करे आओ और फिर से जो है थर्ड ईयर कंप्लीट करो, और थर्ड ईयर जैसे कंप्लीट करेंगे तो आपको डिग्री पकड़ा दी जाएगी। उसके बाद डिग्री के बाद भी एक साल और रहेगा जिसको अभी ऑनर भी बोलते थे, उसको आप प्रोफेशनल डिग्री हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अब एजुकेशन हायर एजुकेशन को भी लचीला बनाया जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स बंधे नहीं, बोझ न समझे पढ़ाई को, स्किल समझे, उसका यूज करना जाने। एक साल आपने जो नॉलेज लिया उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इंटर्नशिप कराई जा रही है। तो कहने का मतलब है बेटा कि ओवरऑल हायर एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ना जरूरी है। तो ये बहुत 2 क्लासेज हम लोग है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे लेके चलेंगे, तो यहां भी काम करेगा और आपके सेकंड पेपर में भी यूज होगा। नेक्स्ट आपका है वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। देखिए इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो वहां इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी हो जाएगा। वैल्यू एजुकेशन क्या जरूरत है आज एजुकेशन सिस्टम में,
वैल्यू को इग्नोर किया गया था। अब जो अभी जो समय में 2 साल पहले से 200 साल पहले से जो चल रहा है, 200 साल 300 साल पहले से जो चल रहा है, उसमें वैल्यू धीरे धीरे समाप्त हुई। मूल्य, सोशल मूल्य उसमें जो है, सोशल वैल्यूज जो है वो शामिल होने चाहिए। और वैल्यू एजुकेशन पे काम करने की जरूरत है। उस केवल एजुकेशन से काम चलेगा नहीं। 2007-8 में एक बार मैं IIT दिल्ली में कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था मैं वहां पर, और वहां पे सभी हायर लेवल के लोग थे। उसमें बस एक ही सेंटेंस मैंने बोला था कि आज वैल्यू एजुकेशन की आवश्यकता है। एजुकेशन सब दे रहे हैं लेकिन उसमें मूल्य शामिल नहीं है, और एजुकेशन का यूज नहीं है। एजुकेशन का यूज होना चाहिए। तो ये हायर एजुकेशन की जो जोड़ा गया पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट है। पॉलिसीज क्या है गवर्नमेंट की हायर एजुकेशन की? देखिए, दिन पर दिन कोई ना कोई पॉलिसी आ रही है। जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होंगी इकट्ठा पढ़ेंगे, उसका गवर्नेंस पढ़ेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। इसी के साथ ये 10 यूनिट मैंने आपको क्लियर कर दिया। आप चाहें तो इसको एक बार और देख लीजिएगा, ताकि हर चीज क्लियर है कि क्या क्या पढ़ना है। हर चीज को, हर पॉइंट्स को मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये फर्स्ट पेपर का था। सेकंड पेपर का हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पेपर आपको पता चल गया कि पढ़ना कितना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, लेकिन सेलेक्टिव भी पढ़ा जा सकता है। समय पर्याप्त है, हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, और नोट्स कुछ आपको बनवा भी दिया जाएगा। तो बाकी किसी को कोई डाउट है क्या, कोई क्वेश्चन?